हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 11 के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कॉन्सेप्ट का नाम है फाइनल अकाउंट्स। कॉन्सेप्ट का नाम है फाइनल अकाउंट्स। क्लियर है? अकाउंटिंग में हमने ये देखा, पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। क्लियर है? हर कोई बंदा एक बिजनेस करता है जिससे वो अपना प्रॉफिट और लॉस कमा सके। तो ये वो स्टेटमेंट होती है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है और आपका प्रॉफिट भी बताती है। क्लियर है? और ये ट्रायल बैलेंस के बाद बनाई जाती है। क्लियर है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। क्लियर है? अब ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट होता है, ये ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है? ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? ये दोनों फॉर द ईयर बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट एज एट बनाई जाती है उस डेट के ऊपर। क्लियर है? अब देखो, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब होता है। क्लियर है? तो जितनी भी नॉमिनल आइटम्स होती है, कौन सी? नॉमिनल आइटम्स। नॉमिनल आइटम्स में क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो जितने भी ये चारों चीजें होती है, ये ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर आती है। क्लियर है? और जो एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है, वो आपकी बैलेंस शीट में आती है। क्लियर है? तो एक्सपेंसेस और इनकम आपकी ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं और बैलेंस शीट में आपकी एसेट आती है, लायबिलिटी आती है और कैपिटल आती है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्नीचर कहां आएगा, तो फर्नीचर एसेट होता है, तो सर वो बैलेंस शीट में आएगा। सर परचेजेस कहां आएगा, सर वो एक्सपेंस होता है, तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा। सेल्स कहां आएगा, सर ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा। क्लियर है? डेटर कहां आएगा, एसेट होती है, यहां आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां आएगा, लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? कैपिटल कहां आएगा, यहां पे आएगा। क्लियर है? अब ट्रेडिंग पीएनएल से भी दो अलग अलग चीजें निकाली जाती है। ट्रेडिंग से निकाला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? और पीएनएल से निकाला जाता है नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। क्लियर है? अब हम एक बार ट्रेडिंग का आपको अकाउंट बता रहा हूं मैं, कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। क्लियर है? देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेफ्ट पे डेबिट होता है, राइट पे क्रेडिट। क्लियर है? और आपका ये अमाउंट का कॉलम आ गया। यहां पर भी अमाउंट का कॉलम आ गया और यहां पे आपके पर्टिकुलर्स आ गए। क्लियर है? सबसे पहले क्रेडिट पे एक्सपेंसेस आते हैं और डेबिट पे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट पे इनकम आती है। सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक आपका। क्लियर है? अब एक चीज और,
इसमें ट्रेडिंग में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो अप टू द स्टेज ऑफ फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं, जो ऑफिस के होते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्री तक के खर्चे आते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर आपका प्लस हो गया परचेजेस, वो आपका डायरेक्ट ही है। इसमें से माइनस होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम भी होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके आपने बाहर लिख दिया। उसके बाद क्रेडिट पे मेन चीज आती है आपकी सेल। इसमें से माइनस होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। माइनस करके यहां आ गया। क्लियर है? अब यहां पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री तक के होते हैं। एग्जांपल देता हूं, आपने कोई माल रॉ मटेरियल खरीदा और खरीदने से आप रिक्शे पे लाए, अपनी फैक्ट्री तक के लाए, तो फैक्ट्री तक के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, वेजेस फैक्ट्री वालों को दी जाती है, इसलिए यहां आती है। सैलरी नहीं आएगी क्योंकि वो ऑफिस वालों को दी जाती है। फ्यूल, पावर फैक्ट्री में यूज होता है। हीटिंग फैक्ट्री में यूज होती है। अब माल जब आप ला रहे हो तो कोई भी कैरेज, कार्टरेज या फ्राइड है इनवर्ट्स वाला, तो वो इसमें ही आता है क्योंकि वो परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप खरीदने से लेके फैक्ट्री तक के अंदर आए। क्लियर है? तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे इधर ही आ जाएंगे। जैसे वेजेस, खाली कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ट्स लिखा हो, एक ही चीज है। अगला फ्यूल एंड पावर, हीटिंग। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो फैक्ट्री तक के होते हैं, जो ऑफिस के होते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। अब नेक्स्ट चीज, जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आया था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा क्योंकि आपको इसे कंपेरेबल बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक की कभी कभार दो वैल्यू गिवन होती है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो आपको कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस। और ये कौन सा रूल बताता था? प्रूडेंस रूल बताता था कि इसमें से आपको कम लेना है। फिर आपको क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। क्रेडिट साइड को डेबिट से माइनस करो। अगर ये ज्यादा है और ये कम है, जैसे लेट करते हैं ये 1 लाख है और ये 60,000 है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा है। उसे बराबर करने के लिए आप यहां पे लिख रहे हो टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? और अगर याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है या डेबिट साइड ज्यादा होती है? तो आंसर है क्रेडिट साइड। और अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आ जाता है। क्लियर है? तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद इसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था या ग्रॉस लॉस था, दोनों में से एक ही होता है। अब वो अगले बेस पे जाते हैं। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका भी सेम फॉर्मेट है। अब जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन बचे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट बचा था वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और अगर ग्रॉस लॉस बचा था तो वो आ जाएगा डेबिट पे।
दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से एक ही आता है। अब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम गेन बचे इनडायरेक्ट वाले, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, डेप्रीशिएशन, बैड डेप्स, डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है? अब जितनी भी इनकम बची वो क्रेडिट पे आ जाएगी आपकी। जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। याद रखना, ट्रेडिंग पीएनएल में ना तो एसेट आती है, ना तो लायबिलिटी आती है, ना तो कैपिटल आती है। क्लियर है? फिर आप इन दोनों को बैच करोगे, अगर ये साइड ज्यादा है ये कम है तो नेट प्रॉफिट बचता है, और अगर ये वाली साइड ज्यादा है ये वाली कम है तो नेट लॉस बचता है। क्लियर है? और इसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। इसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट, वो भी देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, यहां पे लायबिलिटीज आ गई, यहां पे अमाउंट आ गया, यहां पे एसेट्स, अमाउंट। क्लियर है? अब लायबिलिटी में आप ट्राई करना, सबसे पहले आती है आपकी कैपिटल, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी होती है। इसके अंदर सबसे पहले माइनस होता है ड्रॉइंग्स। देखिए, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एसेट और लायबिलिटी कैपिटल से निकलती है। क्लियर है? तो कैपिटल में आपको ड्रॉइंग्स माइनस करना है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ था तो वो ऐड करना है, नेट लॉस था तो वो माइनस करना है। क्लियर है? कभी कभार आपको इनकम टैक्स भी गिवन होता है, वो भी ड्रॉइंग्स ही होती है, यहीं आ जाएगा। फिर आपकी लायबिलिटी और कौन कौन सी हो सकती है? क्रेडिटर हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, और लायबिलिटीज एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। क्लियर है? और डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया। फिर एक ऐसा चीज होती है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आपने लिखी थी, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आ गया। आपको पता ही है जितनी भी एसेट्स है वो यहाँ आ जाएगी, फिर इसे आप टोटल करके मैच कर लो। क्लियर है? इन तीनों को बोला जाता है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक सा है, हर कोई कर लेता है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज है वो क्लियर करवा रहा हूं, और कुछ और टर्म्स है जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो देखिए। पहला, देखिए आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। अब आपको यहां पे लिख दिया रिटर्न्स 10,000, 15,000, बस ये लिख दिया। अब इसमें ये नहीं बताया कि परचेज रिटर्न कौन सी है और सेल रिटर्न कौन सी है, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सी परचेज है कौन सी सेल है? सर हमें पता है सेल क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल इनकम होती है, तो उसकी जो रिटर्न होती है वो उसके अपोजिट होती है, तो वो डेबिट होती है।
तो ये जो डेबिट वाली होती है ये सेल रिटर्न होती है, और ये जो क्रेडिट वाली होती है ये परचेज रिटर्न होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, लेट करिए आपको यहां पे दे दिया रेंट, बस रेंट गिवन है क्रेडिट साइड पे। तो अब ये बताइए कि ये रेंट पेड है या रिसीव्ड है। सर क्रेडिट है तो इनकम होती है, तो ये रेंट रिसीव्ड है। अगर यही रेंट डेबिट पे गिवन होता तो पेड होता। क्लियर है? तो ये रेंट रिसीव्ड है, और रेंट रिसीव कहां आता है? पीएनएल की क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? अगला लोन, डेबिट साइड। सर इसमें क्या पॉइंट है? लोन है तो लोन लिया हुआ है तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर लोन डेबिट साइड पे गिवन होगा तो वो लोन दिया लिया नहीं हुआ, लोन दिया हुआ है, तो ये आपकी एसेट है। फिर क्या है आपकी? ये एसेट है आपकी। क्लियर है? ऐसे ही अगर कोई इंटरेस्ट दे रखा है आपको क्रेडिट साइड पे, तो ये इंटरेस्ट पेड है या रिसीव्ड है? सर ये पेड है। ओ रिसीव्ड है सर, क्योंकि ये किस साइड पे दे रखा है? क्रेडिट साइड पे। अगर डेबिट पे होता तो ये पेड होता। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट एक दो नंबर आपके कटवाते हैं हमेशा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट देखिए। कभी कभार आपको मैंने आपको बताया वेजेस ट्रेडिंग में आता है और सैलरी पीएनएल में आता है, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी एक साथ दे दिया फिर क्या करेंगे? तो आपको पहला वाला नाम पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज गिवन है तो ये पहला नाम किसका? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो ये पहला नाम सैलरी है तो ये पीएनएल में आता। क्लियर? चलिए अगला एक और पॉइंट देखिए। कभी कभार आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे देगा इसके अंदर। अब आप सोचोगे सर ये तो प्रोविजन है तो ये पीएनएल में आना चाहिए। बिल्कुल गलत। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं। पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है तो वो बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए। अब मैं आपको दो चार फॉर्मूले बता रहा हूं, इसकी जो न्यूमेरिकल क्लास होगी वो नेक्स्ट होगी। आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्लियर है? अब समझिए होता क्या है। क्लियर है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये सेल होती है, देखो बचपन से सीखा है हमने, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। यही सीखा है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो वहीं से देख लेते हैं। देखो ये सेल्स प्रॉफिट के इंक्लूडेड होती है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऐड है। प्रॉफिट कितना है आपका? ये। तो अगर आप इसको इससे माइनस कर दो, अगर आप सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ना, राइट? और ये फैक्ट्री लेवल तक का ही प्रॉफिट है। तो पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या आया? सीओजीएस का नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? अब बच्चे बोलेंगे कि सर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो तो? सर बहुत आसान है सर, ये माइनस की जगह प्लस कर देंगे इसे यहां पे।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला फॉर्मूला क्या हुआ, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, चलो अगर हमें ये पता नहीं चल पा रहा, क्लियर है, या क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको ये निकालना है, क्लियर है, तो आप क्या करोगे, इसे हटा दो दोनों को, इन सबको ऐड कर दो और ये क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो इसमें से, तो क्या बचा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दूसरा सीओजीएस का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस के दो फॉर्मूले हैं, पहला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस, और दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूले आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए पहला क्वेश्चन, आपको नेट सेल दे रखी है 12 लाख और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 20% ऑन कॉस्ट। तो बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा सीधा, ये 20% इसके ऊपर ले लेगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये आपको सेल्स दे रखी है, ये कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट का मतलब है सीओजीएस। तो आप क्या करो, सीओजीएस का फॉर्मूला लगाओ, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितने की है आपकी, 12 लाख, इसको आप एक्स ले लो और इसे आप निकाल दो 20% ऑफ एक्स, ये इधर जाके ऐड ऑन हो गया, क्लियर है, और आपने इसे मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 10 लाख रुपीस। कितना आ गया, 10 लाख। तो सीओजीएस आपका आ गया 10 लाख और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया 2 लाख। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, आपको नेट सेल गिवन है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 लाख, नेट परचेजेस गिवन है 9 लाख, ठीक है, और वेजेस गिवन है 1 लाख, सैलरीज गिवन है 2 लाख और आपको क्लोथिंग स्टॉक निकालना है। क्लियर है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप वैसे तो इसे ट्रेडिंग बना के भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या करो, आपको सीओजीएस का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, क्लोजिंग निकालना है, लेकिन ये भी तो गिवन नहीं है। लेकिन इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, नेट सेल्स माइनस जीपी। अब ये आपको गिवन नहीं है, नेट सेल 10 लाख है, ये 2 लाख है, तो आंसर आपका आ गया 8 लाख। क्लियर है, तो सीओजीएस 8 लाख आ गया, वो आप यहां पुट कर लो 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, नेट परचेजेस 9 लाख। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको वेजेस दे रखा है और सैलरी दे रखा है अलग अलग, तो दोनों लेने हैं या सिर्फ एक लेना है? सर वेजेस लेना है, क्योंकि सैलरी फैक्ट्री तक का नहीं होता, फैक्ट्री के बाद का होता है, इसलिए सिर्फ 1 लाख आएगा इसमें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 3 लाख रुपीस। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपका बिजनेस फाइनली कमाता है, चाहे वो ऑपरेटिंग से काम में। पहले आपको ऑपरेटिंग भी बता दूं क्या होता है। देखिए, एक छोले भटूरे वाला है, वो छोले भटूरे से जो प्रॉफिट कमाता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर वो और किससे कमाता है? सर उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसे रेंट मिल रहा है, तो वो भी तो उसके प्रॉफिट में ऐड होगा। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें सारी तरीके की चीजें एडेड होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, कोर बिजनेस से। क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, प्लस इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है? लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, सिर्फ बिजनेस से। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इन दोनों का लिंक बनाऊं तो देखो, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो आप उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करते हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड करते हो। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा तो अब मैं उल्टा करूंगा ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दूंगा। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है नेट प्रॉफिट से, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऐड कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे आपने कोई डोनेशन दे दी, इंटरेस्ट पे करा। क्लियर है? तो ये आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? जैसे कोई आपको रेंट मिला या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ये 3 मेजर फॉर्मूले हैं इसके जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इन्हीं से ही लिंक निकलता है और आंसर बन जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, एक्सपेंडिचर का। देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ है। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लास्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब मैं आपको पहले एक्सपेंस बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो डेली नेचर पे आते हैं, जो ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं। जैसे आपने सैलरी पे करी, वेजेस पे करा, पैसे दिए, काम ले लिया, खत्म। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं। क्लियर है? जैसे आपने चाय पी, समोसा खाया, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर करवाई, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फिक्स एसेट्स होती है। ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, जो जरूरी होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज, किसी भी मशीनरी या फिक्स एसेट को यूज करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक एसी खरीदा, स्प्लिट एसी,
उसको रख के चला लोगे? नहीं ना, इंस्टॉल कराओगे ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करोगे। तो अगर पेपर ये पूछे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन एसी रिवेन्यू है या कैपिटल है, आप बोलोगे सर ये तो रिवेन्यू लग रहा है, लेकिन जो एक्सपेंस इसको फिक्स एसेट्स को यूज करने के लिए, पुट टू यूज में लाने के लिए जरूरी होता है, वो इसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, आपने कोई सेकेंड हैंड घर खरीदा, उसको यूज करने के लिए आपने व्हाइट वॉश कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने नॉर्मल व्हाइट वॉश कराया तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? आपने कोई मशीन यूएसए से मंगाई तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है ना? आगे सुनिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसी का ही पार्ट है। ये वो एक्सपेंस है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने एक एडवर्टीजमेंट कराई 5 लाख रुपए की 5 सालों के लिए, तो हर साल का एडवर्टीजमेंट कितना हो गया? 1-1 लाख रुपए। ये वो एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर जाता है। क्लियर है? तो हर साल आप 1-1 लाख रुपए पीएनएल में एक्सपेंस के तौर पे दिखाते जाओगे। क्लियर है? तो याद रखना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही एक्सटेंशन है, और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपके एडवर्टीजमेंट कराना। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है 4 नंबर का, आपको ट्रांजैक्शन दे देगा और बोलेगा पहचानो कि इसमें से कौन सा आता है। अगर डिफरेंस आ जाए तो बहुत आसान है, इसे ऑपरेशंस के लिए पे किया जाता है, इसे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हो। ये ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं, ये बैलेंस शीट में आता है। क्लियर है? ये आपका मोस्टली मैक्सिमम 1 ईयर तक का ही पे हो सकता है, ये मोर देन 1 ईयर होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग बताया, पीएनएल बताया, बैलेंस शीट बताया, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताया, आपका मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताया, ऑपरेटिंग, ये जरूर आएगा सीओजीएस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन। क्लियर है? इसमें हम और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।